चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन क्लास 11th का हमारा चल रहा था और वेक्टर का हम पहले इंट्रोडक्शन ले रहे हैं पूरा का पूरा। पहले बताया था मैंने वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और वेक्टर को लेके अब तक हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें वेक्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट भी आ गया है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस किया था और इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द एडिशन मेथड्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ऐड करने के मेथड कौन कौन से उनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो एडिशन के बाद अब आता है स्प्लिटिंग। यस, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर को अब हम तोड़ेंगे। हमें एक वेक्टर गिवन होगा, उसको हम 2 या 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे और ये जो प्रोसेस है स्प्लिटिंग द वेक्टर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रेजोल्यूट करना। ठीक है, तो यानी अब वेक्टर को हम तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी हमें तोड़ने की? देखिए इसका फिजिकल मीनिंग समझिए आप। ठीक है, बार बार यूज होने वाला है, बार बार हम इस वेक्टर का वेक्टर क्वांटिटी जब जब अपन जिस चैप्टर में आएगी उस चैप्टर में हम वेक्टर क्वांटिटी को स्प्लिट करेंगे, वेक्टर को तोड़ेंगे, क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2-3 एक, उस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर को तोड़ना क्यों ज़रूरी है और क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन 2 पार्ट्स में आप वेक्टर को तोड़ते हो या 3 पार्ट्स में उस वेक्टर को तोड़ते हो, ऐसा नहीं है कि 3 लास्ट है, n नंबर ऑफ पार्ट्स में आप तोड़ सकते हो, लेकिन हमारे लिए रिक्वायरमेंट है कि 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में। तो वेक्टर को 2 या 3 पार्ट में तोड़ना, और अगर उन 2 या 3 पार्ट को वापस मैं ऐड करूं तो हमें वापस वो ही वेक्टर मिलता है। इसे हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो और जिन 2 पार्ट्स में आप तोड़ रहे हो, जिनको आप पार्ट्स बोल रहे हो कि मैंने इसको 2 पार्ट्स में तोड़ा है, 3 पार्ट्स में तोड़ रहा है, उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। यानी जिस वेक्टर को आपने तोड़ा है उसके कंपोनेंट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, वो सारा डिटेल में आएंगे अपन। पहले एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि रिवर है, ये रिवर बैंक है और ये रिवर फ्लो हो रही है, तो इट हैज सम वेलोसिटी। ये पानी ये किसी ना किसी वेलोसिटी से फ्लो हो रही है। लेट दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ रिवर VR। एक पर्सन है, उस पर्सन को यहाँ से स्टार्ट करना है, इस रिवर को क्रॉस करना है। एक पर्सन को यहाँ से स्टार्ट करना है, रिवर को क्रॉस करना है और इस तरफ जाना है। ठीक है, इस तरफ। अब ये 2 पॉइंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक पॉइंट मैंने ये ड्रॉ किया, पॉइंट ए मैंने ये ड्रॉ किया, मैंने ये 2 पॉइंट किया, ए और बी ड्रॉ किया है। ठीक है, अब मुझे बताइए व्हेन दिस पर्सन जंप इन ए रिवर एंड स्टार्ट स्विमिंग, ये आदमी इस रिवर में जंप करता है और स्विमिंग स्टार्ट करता है, तो बताइए ये ए पॉइंट पे पहुंचेगा या बी पॉइंट पे पहुंचेगा? कॉमन सेंस बी पे पहुंचेगा, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा। क्यों इस तरफ गया? ये जब इसको क्रॉस करता जाएगा तो इस तरफ लास्ट में पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि रिवर के फ्लो के साथ साथ ये थोड़ा थोड़ा उधर खिसकता जाएगा और लास्टली वहाँ मिलेगा। यानी इस की वेलोसिटी, अगर आप ऊपर हेलीकॉप्टर से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर से उसको देख रहे हैं, तो आपको वो स्विम करता करता यहाँ जाके मिलेगा। आगे बात समझ में? तो आपको जो वेलोसिटी दिख रही है वो ये वेलोसिटी दिख रही है, ये वेलोसिटी दिख रही है, पर एक्चुअल में ये जो वेलोसिटी आपको दिख रही है वो वेलोसिटी किन्हीं 2 वेलोसिटी से मिलके बनी है। ये वेलोसिटी किन्हीं 2 वेलोसिटी से मिलके बनी है। कैसे? देखो, एक वेलोसिटी कौन सी? जो रिवर इधर, यानी ये रिवर की वेलोसिटी जो इस तरफ फ्लो हो रही है, और वो पर्सन स्विम करता हुआ इधर नहीं जा रहा था, उसको तो ए पॉइंट की तरफ जाना था, तो उसके पास क्या थी? वेलोसिटी खुद की भी थी ना, क्योंकि वो स्विम कर रहा है तो उसके पास खुद की वेलोसिटी भी थी, और वो क्या थी? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में थी, इस तरफ। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। और ये आपको लास्ट में दिखी। इसका मतलब मैंने क्या किया कि मुझे ये जो वेलोसिटी फाइनल मिल रही है वो एक्चुअल में 2 वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन है। यानी मैं इस एक वेलोसिटी वेक्टर को 2 पार्ट्स में तोड़ सकता हूँ, VM एंड VR। तो मैंने इस v वेलोसिटी, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी मुझे मिल रही है, वो रिजल्टेंट किन 2 वेक्टर से मिल रही है? वेलोसिटी वेक्टर VR एंड वेलोसिटी वेक्टर VM।
आई बात समझ में? अगर मान लो ये पर्सन है, ये पर्सन एक लाश होती, समझ लो ना, एक डेड बॉडी होती और उसको आप इसको इसमें पटक देते, जैसे अभी कोरोना केस में चल रहा है, इसमें इसको पटक देते, तो ये क्या होता, ये रिवर के साथ इस तरफ फ्लो करती, यानी एक ही वेलोसिटी आपको दिखती, तो रिवर की वेलोसिटी के साथ फ्लो करेगा। अगर मान लो ये रिवर नहीं होता और एक पॉन्ड होता या एक स्विमिंग पूल होता, तो पर्सन जिस स्पीड से जाता उसी स्पीड से एक वेलोसिटी दिखती आपको, और वेलोसिटी केवल किसकी होती, पर्सन की होती, ठीक है, मैन की होती। वहाँ रिवर की वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि पॉन्ड के पास पानी फ्लो नहीं होता है, स्विमिंग पूल में पानी फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में ये 0 बन जाएगा और सारी वेलोसिटी यहाँ आ जाएगी। और जब ये डेड बॉडी है तो ये सब 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये वेलोसिटी मिल जाएगी। आया कि नहीं आया समझ में? तो इस तरह से हमने इसको स्प्लिट किया कि नहीं किया, इस सिंगल वेलोसिटी को हमने 2 पार्ट्स में तोड़ा नहीं तोड़ा, कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो प्रोसेस है कि एक वेलोसिटी वेक्टर को, यानी एक सिंपल वेक्टर को 2 अलग अलग वेक्टर्स में तोड़ना, इस तरह से तोड़ना कि अगर उनको मैं वापस ऐड करूं तो मुझे वही ओरिजिनल वेलोसिटी मिलनी, यानी ओरिजिनल वेक्टर मिलना चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, एक बॉल को आपने थ्रो किया ग्राउंड से, एक बॉल को आपने थीटा एंगल बना के, जैसे मैं ये फेंक रहा हूँ, ये फेंका मैंने, तो ये थीटा एंगल बना के मैंने एक बॉल को थ्रो किया। आप जानोगे कि ये बॉल कैसे जाती है, सब पता आपको, ये बॉल ऐसे जाएगी, इंक भरनी पड़ेगी मार्कर्स में, ये बॉल ऐसे जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे भी ये सिंगल वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे भी ये सिंगल वेलोसिटी नहीं है, ये 2 वेलोसिटी है और उनका कॉम्बिनेशन बना है। यानी इस वेलोसिटी को मैं अगर तोड़ूं तो एक इस तरफ तोड़ूंगा और एक इस तरफ तोड़ूंगा। ये वेलोसिटी v है तो इसका नाम दे दिया मैंने vx, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और ये y एक्सिस है तो ये वेलोसिटी वेक्टर अलोंग y एक्सिस। क्यों ऐसा तोड़ा मैंने? तो देखो आप ही बताओ, अगर मान लो केवल ये वेलोसिटी होती, केवल vy होता, तो ऑब्जेक्ट सीधा ऊपर जाता, सीधा नीचे आ जाता, होता कि नहीं होता? और केवल अगर vx होता तो ये बॉल रगड़ती हुई फर्श के साथ आगे बढ़ती। अब आप चाहते हो कि नहीं बॉल ऊपर भी जाए और बॉल आगे भी जाए, तब आप क्या करते हो, वेलोसिटी का ये कंपोनेंट भी नहीं लोगे, वेलोसिटी का ये कंपोनेंट भी नहीं लोगे, वेलोसिटी का ये कंपोनेंट लोगे। जैसे ये कंपोनेंट लोगे तो ये दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट्स एक साथ एक्ट करेंगे और उसको मोशन करवाएंगे, एक उसको आगे लेके जाएगा और उसी टाइम में एक उसको ऊपर लेके जाएगा। तो इस तरह का मोशन आपको देखने को मिलता है प्रैक्टिकल लाइफ में, आपने खुद ने भी देखा है। आगे समझ में? तो ये 2 एग्जाम्पल से मेरे ख्याल समझ में आ गया कैसे हम वेलोसिटी को तोड़ते हैं। और एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ आपको, एग्जाम्पल्स लेते जाइए आप, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को अपन यूज़ करेंगे। जैसे आपने 9th क्लास में भी मैकेनिक्स पढ़ी है, ये मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इस इंक्लाइन प्लेन पे मैंने एक बॉक्स रखा है, ये इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल का, समझ गए ना आप? जैसे एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, जैसे ये इंक्लाइन प्लेन ले लिया, ठीक है, और इस पे मैंने ये ब्लॉक रख दिया। अब आप देखोगे कि ये किस तरह मूव करेगा, ऐसे मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इसके पास मास है, m मास है, आपने पढ़ा है कि जिसके पास मास होगा उसको अर्थ अपनी तरफ खींचेगी। ये आपका अर्थ का ग्राउंड मान लीजिए, ये आपके अर्थ के ग्राउंड पे ये इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है, तो इसको अर्थ अपनी तरफ खींचेगी। अर्थ कहाँ है? अर्थ ये नहीं, तो अर्थ इस तरह से इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, अपनी तरफ खींचेगी। F = mg फोर्स से पढ़ा ना आपने 9th क्लास में, F = m में फोर्स का फॉर्मूला। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता तो एक की जगह अपन g यूज़ कर लेते हैं। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, 11th में अपन अगला चैप्टर आएगा उसमें ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये फोर्स लग रहा है तो होना क्या चाहिए, इस ऑब्जेक्ट पे जैसा फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका मोशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसको तोड़ता हुआ ये मास ज़मीन की तरफ जाना चाहिए, ये तो होना चाहिए। लेकिन अभी प्रैक्टिकली मैंने दिखाया कि ऐसा नहीं हुआ। यानी ये जो ब्लॉक है, ये सैनिटाइजर बोतल है, ये बोतल
इसको तोड़ते हुए, इस पे अभी फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड्स लग रहा है, नीचे अर्थ है ना, डाउनवर्ड्स फोर्स लग रहा है, तो इसको ये ब्लॉक, ये जो आपका सैनिटाइजर है वो उस नोटबुक को फाड़ के इस तरफ से नीचे आना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरफ आ रही है। इसका मतलब हो क्या रहा है कि ये फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर है। फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर होता है, और ये वेक्टर का इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा, आपका ब्लॉक इस तरफ मूव नहीं कर रहा, जबकि फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो फोर्स पूरा उस पर एक्ट नहीं हो रहा, उसका कोई ना कोई एक कंपोनेंट एक्ट हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस फोर्स को दो पार्ट्स में तोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको दो पार्ट्स में तोड़ा, एक मैंने इसको इस तरफ तोड़ा और एक मैंने इसको इस तरफ। क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा, अभी डिटेल में आएगा, आप केवल एग्जांपल समझिए कि रेजोल्यूशन करना क्यों जरूरी है। ठीक है, इस तरह से दो पार्ट में तोड़ा। ठीक है, अब आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा है, एक्शन रिएक्शन। तो क्या होगा, ये मास इस इंक्लाइन पे एक्शन करेगी, जैसे ये एक्शन कर रखा है, और इंक्लाइन प्लेन इस पे रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा। तो अब तो क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, ऑपोजिट हो गए, तो ये तो एक दूसरे को कर दिया कैंसिल। लेकिन ये वाला इस mg का एक तो इधर फैक्टर है, mg डैश नाम दे दिया इसको मैंने, और एक इसको नाम mg डबल डैश दे दिया। तो ये mg डैश, इस mg को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ा है, जैसे इस v को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ा है। अभी उस बॉल वाले एग्जाम्पल में भी मैंने v को vx और vy में तोड़ा है, वैसे मैंने इसी mg को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। अब ये वाला पार्ट तो क्या है, इसके साथ बैलेंस हो रहा है, तो ये तो हो गया कैंसिल। इस वाले पार्ट को, इस वाले कंपोनेंट को तो कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, जो इसके पीछे तरफ है नहीं है, तो ये वाला फोर्स क्या करेगा, इस ब्लॉक को नीचे तरफ खींचेगा और इस तरफ ये नीचे आएगा। इसलिए हमें समझ में आया कि ये फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ये फोर्स अगर एक्ट करता तो इसको ये इस तरह से नीचे लेके आते हैं। इस फोर्स का ये कंपोनेंट एक्ट कर रहा है और वो कंपोनेंट इसको नीचे तरफ खींचेगा। इसलिए हमें कई बार हमें जो दिखता है कि ये फोर्स एक्ट हो रहा है पर उसके अकॉर्डिंग मोशन नहीं हो रहा, किसी और के अकॉर्डिंग मोशन हो रहा है, वो और कोई नहीं है, वो उसका कंपोनेंट है, उस वेक्टर का एक पार्ट है। ठीक है, और उस पार्ट को हम कैसे बनाते हैं उसको हम पढ़ेंगे किसमें, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल अपन ने लिए थे, एक तो रिवर वाला एग्जाम्पल लिया था, एक आपने बॉल थ्रो की थी जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, पूरा टॉपिक आएगा अगला, और तीसरा हमने वो इंक्लाइन प्लेन हुआ। तीनों में आपने देखा कि हम क्या देखते हैं कि किसी भी वेक्टर के दो डायरेक्शन में और उनका इफेक्ट क्या होता है वो देखते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। ठीक है, ये जो तोड़ने का प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब ऐसा नहीं है कि वेक्टर को आप दो ही पार्ट में तोड़ सकते हैं, n नंबर ऑफ पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, लेकिन हम जनरली 2 या 3 पे ही डिस्कशन करते हैं। हमारे सिलेबस में ज़्यादातर क्वेश्चंस 2 या 3 पार्ट्स पे ही हो जाते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में कब तोड़ते हो आप, देखो अभी कोई भी मोशन अगर प्लेन में हो रहा है, जैसे मान लो मैंने इस पेन को ऐसे फेंका तो इसके पास वेलोसिटी है ऐसे, तो ये डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को अगर मैं तोड़ना चाहूँ दो पार्ट्स में, तो एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, क्योंकि ये एक प्लेन में है और प्लेन में दो ही कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, दो ही आपके डायमेंशन हो सकते हैं। लेकिन अगर इसी पेन को मैं ऐसे थ्रो करूं, अब मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूं तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में जा रहा है, तो यहाँ पे इसके एक्स में बनेगा कंपोनेंट, y में भी बनेगा कंपोनेंट, और z में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस वेलोसिटी के x, y और z तीनों डायरेक्शन में 3 कंपोनेंट्स बन सकते हैं, तीनों डायरेक्शन में इसके 3 इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और उन तीनों को जोड़ेंगे तो वापस मुझे रिजल्टेंट यही वेलोसिटी मिल सकती है। तो मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम स्प्लिटिंग करते हैं। अब ये स्प्लिटिंग का प्रोसेस क्या होता है वो थोड़ी सी ध्यान रखना है कि कब कैसे स्प्लिटिंग करनी है, कितनी स्प्लिटिंग करनी है, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं और अपन डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब अपन सिंपल एक ए वेक्टर लेते हैं। अब ये ए वेक्टर वेलोसिटी भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, ठीक है, और एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अभी वाला एग्जाम्पल हो चाहे, जैसे मैंने इस पेन को यहाँ थ्रो किया तो इसकी इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी v कंपोनेंट वेक्टर मान लीजिए आप। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम इसको दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। ये दो पार्ट्स हम कैसे बनाएंगे, ये जो दो पार्ट्स में तोड़ रहे हैं उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स।
और ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। जो भी कंपोनेंट्स 2 में तोड़ रहे हो या 3 में तोड़ रहे हो, वो दोनों तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए तीनों। तो जैसे यहाँ तोड़ूंगा मैं तो एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा, एक वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा, तो ये दोनों 90 डिग्री बन गए। अगर जेड एक्सिस के अलोंग तोड़ता तो आपको पता ही है एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो भी वो 90 डिग्री पे मिलने वाले। ठीक है, तो सपोज मान लो ये वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना के अपनी डायरेक्शन शो कर रहा है। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में कैसे तोड़ूंगा, कैसे स्प्लिटिंग करूंगा। तो इसकी स्प्लिटिंग देखो मैंने कैसे की, अलोंग एक्स एक्सिस मैंने एक कंपोनेंट बनाया इसका ए एक्स। अब वेक्टर का कंपोनेंट आप जब बनाते हैं तो वो भी तो क्या होता है, एक वेक्टर ही होता है। तो ये ए एक्स यानी एक्स डायरेक्शन में ए का वेक्टर, और ये वाई डायरेक्शन में वाई ए का वेक्टर या वाई डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट, इसे बोलेंगे एक्स डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट। इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती है, तो देखो इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो उसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, देखो इधर आपका ये एंगल थीटा है, मैंने इस ए को तो वैसे रखा है, ए एक्स को वैसे रखा है, ये वाई को उठा के मैं यहाँ लेके आ गया, वाई को उठा के मैं यहाँ लेके ला सकता हूँ क्या, हाँ ला सकता हूँ। क्यों ला सकता हूँ, कि आपने इक्वल वेक्टर्स पढ़े। अगर डायरेक्शन सेम रखो, दोनों पैरेलल है, डायरेक्शन सेम रख सकते हैं, और लेंथ अगर सेम हो तो दोनों इक्वल वेक्टर्स होते हैं। यानी ये वाई है तो इधर वाला ये भी कौन है, वाई है, तो ये ए वाई हो गया। अब मैं यहाँ से ईजिली साइन टेन और कोस का यूज़ करके मैं यहाँ से आराम से क्या कर सकता हूँ, ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसको नाम दे दो, जैसे ओ एम एन नाम दे दो, ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो ओ एम ट्राइंगल में देखो पहले मुझे ए एक्स की वैल्यू चाहिए, मुझे ये, क्योंकि देखो हम इस ए कंपोनेंट को 2 पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, यानी मुझे इस ए की वैल्यू पता है, इसका यूज़ करना है, ये मेरे लिए नोन है। तो ए के और ए एक्स का वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें क्या पता है, कॉस थीटा आएगा। क्यों आया कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के एडजेसेंट क्या होता है, बेस होता है, और ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो बेस और हाइपोटेन्यूस यूज़ करेंगे, यानी ए एक्स अपॉन ए यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ से ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका ए कॉस थीटा, यानी एक्स एक्सिस में जो ए का कंपोनेंट बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ए कॉस थीटा। और अब इस ए वाई की निकालनी है, पता कौन है ये, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है थीटा के सामने वाले की। पता कौन है, हाइपोटेन्यूस पता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किस में आता है, साइन थीटा में आता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ए वाई की वैल्यू भी मिल गई, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो अब देखो आपको ए वाई की वैल्यू भी मिल गई और ए एक्स की वैल्यू मिल गई। कौन कौन सी, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। आगे समझ में। अब मैंने अभी आपसे क्या कहा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस ए वेक्टर को मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ा, ए एक्स और ए वाई। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ कि ए कंपोनेंट्स को मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ा है, ए एक्स ए वाई। ए एक्स और ए वाई भी दोनों वेक्टर्स ही हैं, दोनों वेक्टर ही है, इसलिए मैंने इन दोनों पे एरो लगाया। फिर डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था कि इस ए को इस तरह से तोड़ना है कि इनको अगर मैं जोड़ूँ वापस तो मुझे वापस ए ही मिलना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, यानी मैं ए एक्स और ए वाई जिन 2 पार्ट्स में मैंने इसको तोड़ा है, उन दोनों पार्ट्स को अगर मैं वापस ऐड करूं तो क्या मुझे वापस ए मिल सकता है क्या, देखते हैं। तो ये देखो ये क्या है, वेक्टर्स। वेक्टर्स के लिए हमने पढ़ा है कि हमें वेक्टर मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, आप सिंपल अलजेब्रिक मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो वेक्टर मेथड क्या है, आर इजिकल टू, याद कीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ cos थीटा। यहाँ पे पी कौन हो गया, ए एक्स, तो एक्स स्क्वायर, क्यू कौन हो गया, वाई, ए वाई स्क्वायर प्लस 2ax ए वाई कोस
थीटा, थीटा मतलब जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो उनके बीच का एंगल। यहाँ देखिए किन दो को ऐड कर रहे हो आप, इसको ax को और ay को, ax और ay के बीच का कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। cos 90 कितना हो गया, 0। cos 90 कितना हो गया, 0। तो ये पूरा का पूरा हट गया, ये पूरा का पूरा हट गया, इसे हटा दो, 0 हो गया। ax की वैल्यू क्या है, ये दी a, तो ax स्क्वायर की फॉर्म में तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ay की वैल्यू क्या है, ये दी स्क्वायर की फॉर्म में है तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, ये लीजिए स्क्वायर बन गया। ठीक है, a स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, क्या बच गया, इधर तो cos स्क्वायर थीटा बच गया और इधर sin स्क्वायर थीटा बच गया। 10th क्लास में रट रट के मर गए आप कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो आपका आंसर क्या है, अंडररूट a स्क्वायर। ये तो 1 हो गया और अंडररूट a आ गया। ये तो हम कह रहे थे कि इन दोनों वेक्टर्स को मैं वापस जोड़ूं, इन दोनों कंपोनेंट्स को ax ay को मैं वापस जोड़ूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, वही कंपोनेंट मिलना चाहिए जिनसे वो बने हैं, यानी a से वो बने हैं और वो मुझे मिल गया। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हम कंपोनेंट्स को बनाते हैं और उनका रिजल्ट ऐसा आता है। ठीक है, चलिए अब जो फॉर्मूले हमें ज़रूरत रहेगी, अब देखिए ये जो कंपोनेंट्स है ना, आज तो आपने जो समझ लिया कैसे करना है, लेकिन अब ये डेरिवेशन आपको याद तो रहेगा नहीं, और जबकि यूज इसका 11th में नहीं 12th में भी बहुत ज़्यादा है। तो अब एक मंत्र याद कर लीजिए आप, बस क्या याद करना है कि थीटा के साथ वाला cos थीटा, थीटा के साथ वाला cos थीटा और थीटा के अवे वाला sin थीटा कंपोनेंट लेना है। बस ये दो बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे अभी ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट ये रहा ax है, तो ये a cos थीटा बन गया और बचा कौन सा, वो a sin थीटा बन जाएगा। अगर ये वेलोसिटी v होता तो v cos थीटा v sin थीटा, अगर ये फोर्स होता तो f cos थीटा f sin थीटा। बस थीटा आपको पता करना है कि वहाँ थीटा की वैल्यू क्या कहाँ गिवन है और थीटा का यूज़ करके उसको स्प्लिट करना है। जो थीटा के साथ रहेगा कंपोनेंट वो तो cos में होगा और थीटा के अवे वाला sin में होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको और इसी को याद रख के आपको आगे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। चलिए अब इनसे जो फॉर्मूले बनते हैं वो देख लेते हैं, ताकि उन्हीं का यूज अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो अब तक आपने क्या सीखा कि एक वेक्टर को हम 2 या 3 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, जिसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। और उनको जो तोड़ने का तरीका है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो कंपोनेंट्स अगर 2 बनाए हैं तो 2 या 3 बनाए तो 3, सबके सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, 90 डिग्री पे होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये सीखा है कि एक वेक्टर a था, उसको हमने 2 पार्ट्स में तोड़ा और जब तोड़ के उसकी वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू मिली हमें a cos थीटा और इसकी वैल्यू मिली a sin थीटा। किसकी वैल्यू, ay की, ax की वैल्यू a cos थीटा और ay की वैल्यू में a sin थीटा वैल्यू मिली। ठीक है, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ, a का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, तो देखो इन दोनों को जोड़ने मतलब क्या हुआ, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2ax ay cos, अभी बताया मैंने एंगल कितना होता है, 90 होता है, तो cos 90 0 हो गया। यानी अगर आपको किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन है, किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन है तो उन दोनों से बनने वाला वेक्टर का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आएगा, a = √ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ये 3 कंपोनेंट्स हो, अगर यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हो तो कुछ नहीं करना है, सीधा सी बात है, x में तो है ही, y में भी है और अगर z में है तो z का स्क्वायर भी कर देना है। तो इस तरह से हम उस वेक्टर के कंपोनेंट मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर कंपोनेंट्स, उनकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये निकालना हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ a इफ़ दे आर 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब आगे जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस देखते हैं बोर्ड साफ करके। क्वेश्चन क्या रखा है कि एक वेलोसिटी वेक्टर है जिसकी वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर है
और एक्स एक्सिस के अलोंग उसका एक कंपोनेंट जिसका नाम दे दिया मैंने Vx, वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा आपसे उस वेलोसिटी वेक्टर का y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया है, क्या बताया है, x एक्सिस के अलोंग वो क्या था, Vx इजिकल टू क्या था, v cos थीटा। याद आ रहा है नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला था नहीं था, v cos थीटा, आएगी याद नहीं आया, ठीक है। तो Vx की वैल्यू कितनी है, Vx की वैल्यू 40 है, इजिकल टू v की वैल्यू कितनी है 80 है, और cos थीटा आपका हाई ये 2, तो cos थीटा आपका 1/2 आ गया। इसका मतलब थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, क्योंकि cos 60 1/2 होता है, ठीक है। तो अब आपको y कॉम्पोनेंट निकालना है, तो Vy इजिकल टू v साइन थीटा होता है। v की वैल्यू तो 80 है ही, मेन वेक्टर यही है, इसको हमने x और y में तोड़ रहे हैं, और साइन 60 अब यूज़ होगा यहाँ पे। साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो 40√3 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके y कॉम्पोनेंट की वैल्यू बता दी, कैसे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, a और b की वैल्यू गिवन है। a की वैल्यू गिवन है 3i + 2j, a की वैल्यू गिवन है 3i + 2j। देखिए इन सारे क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ अभी 4-5, उन सबसे आप ये रेजुलेशन ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं अगर एंगल गिवन ना हो तो, ठीक है। तो a की वैल्यू गिवन 3i + 2j, एक वेक्टर है a 3i + 2j, और a वेक्टर b है जिसकी वैल्यू गिवन है i - 2j + 3k, i - 2j + 3k। आपसे कह रहा है कि a + b हमें a + b का मैग्नीट्यूड, मैंने बताया है मैग्नीट्यूड मतलब मोड, और a - b का मोड हमें बताइए। तो पहले आप a + b और a - b वेक्टर फॉर्म में इसको परफॉर्म कीजिए। पर आपको भी सर a + b तो हमने परफॉर्म किया, उसमें तो वो a² + b² + 2ab cos थीटा हमें एंगल चाहिए होता था, थीटा तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अब क्या करें, तो अब करने का अलग तरीका आ गया है, ठीक है। जैसे अभी देखो ये वेक्टर दिख रहा है आपको, इसका i j k तीनों वेक्टर में, तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ठीक है। तो इनको अपन यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, पहले मैं a + b आपको दिखाता हूँ, यहाँ बिना एंगल गिवन है तो कैसे परफॉर्म करना है। तो a की वैल्यू पुट करो 3i + 2j प्लस इधर से b की वैल्यू i - 2j + 3k, ठीक है, a + b। अब देखो यहाँ पे ऐड करो, किसको ऐड करोगे, i को i के साथ, j को j के साथ, और k को k के साथ। i 3i, ये हो गया 4i, j और j हो गया 0j, और k यहाँ पे है नहीं, बस एक तरफ k है, तो ये 3k हो गया। अब ये जो निकाला है मैंने, ये a + b का रिजल्ट का वेक्टर फॉर्म में निकाला है। ये तो पता ना आपको, i x एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन, j y एक्सिस के अलोंग, और k z एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन, उसका हमने यूनिट वेक्टर लिखे हुए जिनको कैप बताया आपको। अब यहाँ देखिए हम मैग्नीट्यूड निकालना है, अभी बताया मैंने, क्या करते हो, √ax² + ay² + az²। तो ये देखो यहाँ इसका ax की वैल्यू 4², यहाँ इसकी वैल्यू 0² इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर, कितना हुआ 16 + 9 25, √25 मतलब आपका 5 आ गया। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a + b इन दो वेक्टर्स का क्या आएगा, 5 आएगा। अब a - b आपको निकालना इजी हो गया है, ठीक है। तो पहले a - b सॉल्व कर लीजिए। तो देखो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ये 3i + 2j, और माइनस इस बार i - 2j + 3k। अब देखो यहाँ पे 3i - i होगा तो ये 2i आएगा, 2j माइनस प्लस 2j + 2j 4j, और माइनस का 3k। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या करोगे, यानी a - b का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, √ax² + ay² + az², यानी 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। अब माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ देखिए हो गया 2 का स्क्वायर 4, 16 और 9
4, 16 और 9 √29। तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया √29 और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया 5। ठीक है, तो अब ये तरीके आप सीख लीजिए, धीरे धीरे इनका अपन काफ़ी यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है आपसे कि लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। एक एक्सप्रेशन दे रखा है 0.4j 0.4i है शायद, अभी मैं लिख देता हूँ। यूनिट वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वेक्टर का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें डिटेल में यूनिट वेक्टर के बारे में बताया है। आप उस वीडियो को जाके देखिए, समझिए, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि एक ही चीज़ को अलग अलग वीडियो में बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर लेंथ बढ़ जाती है। 0.4i प्लस 0.8j प्लस लैम्डा के 0.4i प्लस 0.8j प्लस लैम्डा के, ये क्या कह रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है वो एक यूनिट वेक्टर का एक्सप्रेशन है। ये किसके बराबर है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूनिट वेक्टर है। ये क्या है? यूनिट वेक्टर के इक्वल है। तो लैम्डा की वैल्यू हमें बताइए। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ के मैग्नीट्यूड ले लूँगा। इस तरफ जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा? अभी बताया मैंने आपने, ax² प्लस ay² प्लस az², ax² प्लस ay² प्लस az²। ठीक है, तो ये 0.4 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये 1 आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये 0.4 स्क्वायर, 0.8 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता। अब लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो तो 0. माइनस का देखो 0.16, 0.64, 0.16, 0.64 माइनस का 0.8 बन के, माइनस 0.8 बन के इस तरफ आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 बचेगा और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडरूट आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। लैम्डा वैल्यू अपन ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि ए और बी गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी गिवन है। आपको करना क्या है, आपको एक वेक्टर पता करना है जो b के मैग्नीट्यूड के बराबर है और पैरेलल टू वेक्टर a है। ठीक है, जैसे एक वेक्टर a दे रखा है जिसकी वैल्यू है 3i प्लस 4j। वेक्टर a है 3i प्लस 4j और वेक्टर b है आपका, उसकी वैल्यू गिवन है 7i प्लस 24j, 7i प्लस 24j, 3i प्लस 4j, 7i प्लस 24j। ठीक है, ये गिवन है। और है जैसे वेक्टर ए गिवन है 3i प्लस 4j और b गिवन है दैट इज 7i प्लस 24j, ये गिवन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि एक वेक्टर पता करो जो वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के तो इक्वल हो। ठीक है, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो b के इक्वल है। ठीक है, और a जो वेक्टर है उसके वो पैरेलल है। तो ए का पैरेलल मीनिंग क्या हुआ कि जो डायरेक्शन ए की है वही डायरेक्शन उस वेक्टर की मिलेगी। तो वेक्टर हमें बताना है कौन सा वेक्टर होगा, वो उसका रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या चाहिए हमें चाहिए बी का मैग्नीट्यूड और ए के पैरेलल होना मतलब ए की डायरेक्शन में उसका होना। तो ए की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो आपको यूनिट वेक्टर बता रखा है कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वेक्टर के पास हो गया मैग्नीट्यूड और ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर किसका, ए का। वो क्या शो करता है, वो डायरेक्शन शो करता है। यानी हमें ए कैप की वैल्यू चाहिए जो डायरेक्शन किसकी है, ए की।
और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए की डायरेक्शन है, क्योंकि उसके पैरेलल है, तो जो ए की डायरेक्शन है वो ही उसी वेक्टर की डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है। ठीक है, तो बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं सिंपल यहाँ से। तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, वही √ax² प्लस ay² प्लस az², तो यहाँ पे 2 ही है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो मेरे ख्याल में आपका आंसर आएगा 25। सोल्व कर लीजिए इसको, इसका स्क्वायर निकालोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे, ऐड करोगे 625 आएगा, जो 25 उसका √ आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे 25 मिल गया। ठीक है, अब मुझे ए कैप चाहिए, तो मैं ए कैप यानी डायरेक्शन कैसे निकालूंगा। तो देखो वहाँ से मैं ए कैप को क्या लिख सकता हूँ, देखो वहाँ ये लिख सकता हूँ, यानी ए कैप इज इक्वल टू वॉट, वेक्टर ए, उल्टा लिख दिया, वेक्टर ए डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब वेक्टर ए तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, ये रहा, दैट इज 3i + 4j, ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर, कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया, ये आ गया। अब जो वेक्टर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, b के बराबर, जो कि 25 है, आ गया। और उसके डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ये रही 3i + 4j। मैंने ये मल्टीप्लाई में क्यों लिखा है, अरे भाई किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ भी ये मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, ये कैंसिल 3 टाइम्स, तो फाइनल आंसर आ गया 15i + 12j। ये वो वेक्टर है जो b के मैग्नीट्यूड के बराबर है और b के मैग्नीट्यूड के बराबर है और जिसकी डायरेक्शन a के पैरेलल है। आगे समझ में, ये भी एक क्वेश्चन अपन देख। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अपनी कहानी खत्म। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट पे 3 फोर्स एक्ट कर रहा है। एक फोर्स है F3, एक फोर्स है F2, एक फोर्स है F1। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आपसे क्या पूछ रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर बताइए हमें, इन तीनों से मिलके नेट फोर्स इस पॉइंट पे कितना लग रहा है। एक चीज़ और गिवन है, ये एंगल 45 डिग्री गिवन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसका मतलब हमें नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ, आपको F नेट बताना है, जो किन से बना हुआ है, इन तीनों फोर्स से बना हुआ है। तीनों फोर्स कौन से, ये रहे। आगे समझ, तो देखो मैं F3 को क्या बता सकता हूँ। F3 को देखो मैं, अब देखो यहाँ कंपोनेंट्स तोड़ूंगा। F2 तो y एक्सिस x एक्सिस के लोगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। F1 y एक्सिस के लोगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्लेन में आ गया, तो इसके मैं 2 कंपोनेंट्स बना सकता हूँ, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, F3 की इसमें क्या आएगा, थीटा के साथ वाला cos थीटा, तो ये तो हो गया F3 cos 45 डिग्री। किस डायरेक्शन में है, आई कैप अलोंग x एक्सिस। ये वाला वेक्टर F3 sin 45 किस डायरेक्शन में, y एक्सिस, j कैप। ये वाला देखो, ये इनकी वैल्यू रखिए, ये 2000 न्यूटन है, ये आपका 2000 न्यूटन है, ये आपका 1000 न्यूटन है। इस फोर्स को देखोगे आप, तो ये केवल इस डायरेक्शन में, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1000 तो इसका मैग्नीट्यूड है, और किस डायरेक्शन में, आई में नहीं है, ये माइनस आई कैप में, क्योंकि प्लस आई कैप ये होगा प्लस वाई एक्स एक्सिस के अलोंग, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस आई आएगा, पॉजिटिव में प्लस जे आएगा और नेगेटिव में माइनस जे, यानी इसको मैं लिखूंगा 2000 जे कैप, लेकिन माइनस का। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो पहले ये F3 को देखो आप, F3 को मैं 2 पार्ट्स में तोड़ा, इसमें, यानी जो आपका F3 है वो 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में तो पढ़ा है कि जिस वेक्टर को आप 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं वो को ऐड करें हम, तो वापस हमें वही कंपोनेंट मिलना चाहिए, यानी ये F3 इन 2 से मिलके बना है, यानी F3 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ,
इट इज़ द समीशन ऑफ F3 cos 45 डिग्री I कैप एंड F3 sin 45 J कैप। आएगी बात समझ में? अब वैल्यू पुट कर दो तो F3 कितना हो गया, यहाँ से देखिए F3 है 2000, पुट कर दिया, cos 45 1/√2 I कैप प्लस 2000 1/√2 sin 45 भी 1/√2 होता है, cos F3 आ गया और J कैप आ गया। ठीक है, तो यहाँ से F3 इजिकल टू, यहाँ देखो आप, चलो इसको ऐसे रख दो, अगर हम इसको सोल्व करना चाहे तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये देखो 1000√2 बन सकता है। बताओ, कोशिश करो कैसे आया ये, कोशिश करो ये कैसे आया, क्या ये एक्सप्रेशन आ सकता है क्या? 1000√2 I और 1000√2 J, ये F3 आ गया। F1 F2 में तो कॉम्पोनेंट्स नहीं बनने वाले, तो अब इस वाले में पहले पुट करते हैं, यानी जो आपका F नेट है वो किससे बना हुआ? F1 देखो ये रहा -2000 J, F2 ये रहा -100 I और F3 ये रहा, यानी प्लस का 100√2 I प्लस √2 J, ये आ गया। ठीक है, अब हमें ये फाइनल जो फोर्स आया है इसको हमें, क्योंकि ये फोर्स भी क्या होगा, ये इसी प्लेन में रहेगा x और y के, चाहे पॉजिटिव x हो चाहे पॉजिटिव y हो, चाहे नेगेटिव x हो चाहे नेगेटिव y हो, यानी I और J के अंदर ही घूमेगा। तो इसका भी एक्सप्रेशन अपन I और J की टर्म्स में निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे I ये रहा और I ये रहा, तो ये I में देखो क्या है, 1000 में कॉमन ले लूँ तो -1 तो यहाँ बच गया, ये -1 तो यहाँ बच गया, √2 यहाँ बच गया और ये आपका I कैप आ गया। ठीक है, और यहाँ देखिए अब प्लस J यहाँ है, J यहाँ है, तो यहाँ भी देखो J कॉमन लेंगे तो 2000 और 1000 यहाँ 2 हो गए। ठीक है, तो मैंने 1000 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बच गया √2 और यहाँ माइनस का 2 बच गया, -2 J कैप। तो देखो ये F नेट का किसकी फॉर्म में आ गया, वेक्टर की फॉर्म में रिजल्ट आ गया है। ये हम वेक्टर की फॉर्म में रिजल्ट दिखाएंगे इसको, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना है, ऐड करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बेसिकली सारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए भी हैं और आगे भी इसका यूज ज़्यादा है, यानी ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एप्लीकेशन इसकी बहुत सारी है, बहुत सारे अपन यूज़ देखते हैं, इसमें आगे पढ़ेंगे। बार बार हमें वेक्टर्स को तोड़ना पड़ता है फोर्स को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, टेंशन फोर्स को बैलेंस करने के लिए, तो ये सब अपन आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही, इस टॉपिक में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। एडिशन देख लिया, अब मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।